अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम नुवैरा उबैद है। मैं टाइम्स इंस्टीट्यूट में साइकोलॉजी की लेक्चर हूँ और आज मैं आपको इंट्रोडक्शन टू साइकोलॉजी में लेक्चर नंबर 1 बताऊँगी। उसमें हम पढ़ेंगे इंट्रोडक्शन टू साइकोलॉजी का जो मेन टॉपिक है कि साइकोलॉजी क्या होती है, उसके क्या गोल्स होते हैं, क्या फील्ड्स होती हैं, उसके बारे में मैं आपको बताऊँगी। सबसे पहले डेफिनेशन देख लेते हैं। डेफिनेशन जो है साइकोलॉजी 2 लफ्ज़ों से मिलकर बना है। ये ग्रीक लफ्ज़ हैं। साइको भी एक ग्रीक लफ्ज़ है और लोगोस भी एक ग्रीक वर्ड है। इनका मीनिंग है साइको मीन्स सेल्फ, सोल और यू कैन से माइंड एंड लोगोस मीन्स स्टडी। तो साइकोलॉजी बेसिकली खुद भी पूरा जो वर्ड अगर हम इसको कंबाइन करके देखते हैं तो ये भी ग्रीक वर्ड है, यानी ये तीनों ग्रीक वर्ड्स हैं और इनके इंग्लिश में मीनिंग्स ये हैं। तो हम यानी साइकोलॉजी को कहते हैं स्टडी ऑफ माइंड, स्टडी ऑफ सेल्फ या फिर स्टडी ऑफ सोल। और चूंकि साइकोलॉजी जो है वो एक साइंस में शुमार की जाती है तो हम फिर इसको ये कह सकते हैं कि साइकोलॉजी जो है वो साइंटिफिक स्टडी ऑफ माइंड है, या फिर आप इसको मज़ीद प्रिसाइज फॉर्म में ऐसे भी कह सकते हैं कि साइकोलॉजी जो है वो साइंटिफिक स्टडी ऑफ माइंड एंड बिहेवियर है। क्योंकि इंसान का जो माइंड है वो सर्टन थॉट्स की फॉर्म में काम करता है। उन थॉट्स की बेस पे हम एक्ट्स करते हैं और वो एक्ट्स जो हैं वो हमारा बिहेवियर कहलाते हैं और उन बिहेवियर्स की बेस पे ही इंसान जो हैं वो दूसरे इंसानों की प्रोफाइल बनाते हैं। तो इसलिए हम साइकोलॉजी को कहते हैं स्टडी ऑफ माइंड एंड बिहेवियर। उसके बाद साइकोलॉजी के कुछ गोल्स आ जाते हैं। साइकोलॉजी का मेन गोल जो है वो बिहेवियर अंडरस्टैंडिंग होता है, लेकिन फर्दर अगर हम इसको मज़ीद इस चीज़ को ब्रेक करें बिहेवियर अंडरस्टैंडिंग को और इस फिनोमिना को, तो उसमें 4 चीज़ें आती हैं साइकोलॉजी के गोल्स में। सबसे पहला डिस्क्राइब है, फिर एक्सप्लेन है, फिर प्रिडिक्ट है और फिर कंट्रोल है। डिस्क्राइब में हम क्या करते हैं कि हमारे इर्द गिर्द जो चीज़ें हो रही होती हैं या हम खुद को अगर कोई इमोशन फील कर रहे होते हैं या हमारे कोई थॉट प्रोसेसेस होते हैं तो हम उसको डिस्क्राइब करते हैं। जैसा कि अगर एक दिन हम खुश हैं या उदास हैं या परेशान हैं, कोई भी इमोशन हम फील करें तो हम पहले उसको सबसे पहले अपने माइंड में रिकग्नाइज करते हैं, फिर ही दूसरे को बताते हैं। तो पहले यानी हम उसको डिस्क्राइब करते हैं कि जो हमारी फीलिंग है वो क्या है, हैप्पीनेस है, सैडनेस है, एंगर है, क्या है। तो वो ये काम जब हम करते हैं तो इसका मतलब है कि हम अपने इमोशन को डिस्क्राइब कर रहे हैं। उसके बाद डिस्क्राइब करने के बाद हम एक्सप्लेन पे चले जाते हैं। एक्सप्लेन में क्या होता है कि हम जो कोई बिहेवियर स्टडी कर रहे होते हैं हम उसकी कॉजेज़ की तरफ जाते हैं। हम उसको एक्सप्लेन करते हैं कि अगर एक चीज़ ऐसी हो रही है तो क्यों हो रही है, या अगर लोग एक सर्टन वे में एक्ट कर रहे हैं तो क्यों कर रहे हैं, या फिर अगर हम रिसर्च सेटिंग्स में देख लें तो अगर हमें एक बिहेवियर मिल रहा है तो वो ऐसे क्यों मिल रहा है, किस बेस पे हो रहा है, तो इस पे हम एक्सप्लेन कहते हैं इस चीज़ को। जब हम डिस्क्राइब और एक्सप्लेन कर लेते हैं तो उनकी मदद से हम फ्यूचर बिहेवियर को प्रिडिक्ट कर सकते हैं। जैसा कि स्कूल्स में, कॉलेजेस में, यूनिवर्सिटीज़ में, एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स में डिफरेंट टाइप्स ऑफ टेस्ट लिए जाते हैं या फिर वो ग्रेजुएट लेवल पे भी होते हैं। तो आप उनकी बेस पे क्या करते हैं कि स्टूडेंट्स को जो है वो फ्यूचर परफॉर्मेंस जो है वो प्रिडिक्ट कर लेते हैं। या फिर एक इंसान अगर सर्टेन टेम्परामेंट का है तो आप उसकी बेस पे ये प्रिडिक्ट कर लेंगे कि वो कौन सी सिचुएशन में किस तरह से एक्ट करेगा। एक इंसान का मिजाज टेम्परामेंटल है, एक सैड है, एक एंग्री है, तो आप उसके इस इमोशन की बेस पे प्रिडिक्ट करेंगे कि वो सर्टन सिचुएशंस में किस तरह से एक्ट करेगा और उस प्रिडिक्शन की बेस पे आप कंट्रोल में चले जाएंगे। अगर हम डेली लाइफ में भी देखते हैं तो आप क्या करेंगे कि अगर कोई ऐसा बंदा है जिसको ज़्यादा गुस्सा आ जाता है या जिससे आपका माइंड नहीं मैच करता तो आप ऐसे पर्सन को अवॉइड करने लग जाएंगे। या अगर आप अपना एनालिसिस करते हैं तो आप इस चीज़ को सही करने की कोशिश करेंगे कि मुझे ज़्यादा गुस्सा आ जाता है तो क्यों आ जाता है, या अगर मैंने ऐसे किया तो ऐसे क्यों किया। अगर हम रिसर्च सेटिंग्स में बात करें तो अगर जब हम बिहेवियर्स डिटर्मिन करते हैं या बिहेवियर एनालिसिस करते हैं और एक्सपेरिमेंट्स किए जाते हैं साइकोलॉजी के, रैट्स पे किए जाते हैं, बेशक डिफरेंट एनिमल्स पे किए जाते हैं, ह्यूमन सब्जेक्ट्स पे किए जाते हैं, तो ये तीनों चीज़ें करके प्रिडिक्ट करके उनका बिहेवियर फिर हम उस बिहेवियर को कंट्रोल कर सकते हैं। ये हमारे पास लास्ट गोल होता है साइकोलॉजी में। उसके बाद हम साइकोलॉजी के कैरियर्स की बात करते हैं, या फिर आप ये कह सकते हैं कि ये फील्ड्स हो सकती हैं साइकोलॉजी की, जैसे कि हर सब्जेक्ट में कुछ ना कुछ सर्टन फील्ड्स होती हैं। इसी तरह साइकोलॉजी में भी बहुत सारी फील्ड्स होती हैं, लेकिन मेन जो है वो 10 है। सबसे पहले हम पढ़ेंगे साइकियाट्री एंड क्लिनिकल साइकोलॉजी के बारे में। साइकियाट्री बेसिकली जो है वो MBBS जब कर लेते हैं डॉक्टर्स जो होते हैं तो वो साइकियाट्री जो है वो MBBS के आगे स्पेशलाइजेशन होती है। साइकियाट्रिस्ट बेसिकली MBBS डॉक्टर्स होते हैं और जब वो स्पेशलाइजेशन कर लेते हैं मेंटल डिसऑर्डर्स में, साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर्स में, तो वो साइकियाट्रिस्ट बन जाते हैं। वो मेडिसिन भी प्रेस्क्राइब कर सकते हैं
और वो सर्जरीज़ भी कर सकते हैं साइकियाट्रिक पेशेंट्स की, और वो उनको डील भी कर सकते हैं। लेकिन और वो क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट के साथ जो है वो काम करते हैं। एक हॉस्पिटल सेटिंग्स में क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट भी होता है, साइकियाट्रिस्ट भी होता है। क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट जो है वो क्लिनिकल साइकोलॉजी की डिग्री होती है उसके पास, वो ट्रेंड साइकोलॉजिस्ट होता है। अब क्लिनिकल साइकोलॉजी में वो थेरेपिस्ट भी हो सकता है या वो काउंसलर भी हो सकता है। ये उसकी डिग्री पर डिपेंड करता है कि उसने कौन सी लेवल की जो है वो अपनी डिग्री के साथ स्पेशलाइजेशन की हुई है। बेसिक डिफरेंस इनमें ये है कि साइकियाट्रिस्ट जो है वो MBBS डॉक्टर होता है, क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट जो है वो बेसिक उसके पास मास्टर डिग्री होती है साइकोलॉजी की। उसके बाद वो आगे उसमें स्पेशलाइजेशन करता है, चाहे तो वो साइकोथेरेपी में कर ले, चाहे वो किसी और चीज़ में कर ले, चाहे वो क्लिनिकल में कर ले, चाहे काउंसलिंग में कर ले। वो थेरेपी तो कर सकता है लेकिन वो मेडिसिन प्रेस्क्राइब नहीं कर सकता। साइकियाट्रिस्ट और साइकोलॉजिस्ट जो है वो मिल के हैंड इन हैंड काम करते हैं किसी भी हॉस्पिटल सेटिंग में या फिर किसी भी प्रोजेक्ट पे। सेकेंड जो साइकोलॉजी की ब्रांच है वो एजुकेशनल साइकोलॉजी है, या फिर आप इसको अगर इजी लैंग्वेज में कहें तो आप इसको स्कूल साइकोलॉजी भी कह सकते हैं। ये जो है ये एजुकेशनल सेटिंग्स में काम करती है। एजुकेशनल साइकोलॉजिस्ट जो होते हैं वो एजुकेशनल सेटिंग्स में काम करते हैं, ये टीचिंग की फील्ड में चले जाते हैं या फिर ये रिसर्चर्स कर लेते हैं। वो भी एक एजुकेशनल सेटिंग की ही ब्रांच हो जाती है, या फिर वो कुछ ऐसी सेटिंग में काम कर रहे हैं जहाँ पे एजुकेशन लेवल जो है वो आ रहा हो, या फिर वो किसी ऐसे ऑर्गेनाइजेशन के साथ, किसी ऐसे इंस्टीट्यूट के साथ काम कर रहे हो जो किसी एजुकेशनल प्रोजेक्ट पे हो, तो वो ऐसा बंदा जो है वो एजुकेशनल साइकोलॉजिस्ट कहलाएगा। यानी एजुकेशन साइकोलॉजी जो है वो एजुकेशन की फील्ड में साइकोलॉजिकल बिहेवियर्स किस तरह से वर्क करते हैं उनको डील करती है। थर्ड ब्रांच हमारे पास आ जाती है हेल्थ साइकोलॉजी। हेल्थ साइकोलॉजी मीन्स के लोगों का बिहेवियर जो है, इंडिविजुअल की जो थिंकिंग है, जो बिहेवियर है, वो उसकी माइंड पे कैसे एक्ट कर रहा है, या फिर अगर आप इसको दूसरी साइड पे लें तो इंसान की सोच और माइंड जो है वो उसके बिहेवियर को कैसे डिटर्मिन कर रहा है, ये दोनों चीज़ें होती हैं। या फिर इंसान की जो फिजिकल हेल्थ है वो उसकी मेंटल हेल्थ को कैसे डिटर्मिन करी है, यानी एनी फैक्टर जो कि आपकी हेल्थ को किसी तरह से रिलेट कर रहा है साइकोलॉजिकली, उसको हम हेल्थ साइकोलॉजी में डील करते हैं। उसके बाद नंबर 4 पे आ जाता है सोशल साइकोलॉजी। सोशल साइकोलॉजी में क्या होता है, हम स्टडी करते हैं कि बिहेवियर्स जो हैं वो दो लोगों के बिहेवियर्स किस तरह से एक दूसरे पे इंटरेक्ट करते हैं, एक इंसान की पर्सनैलिटी दूसरे इंसान पे क्या इफेक्ट डालती है, या फिर एक सोसाइटी का जो रोल है वो दूसरी सोसाइटी पे किस तरह से इफेक्ट होता है। यानी सोशल सेटिंग्स में हम साइकोलॉजी को कैसे डील करते हैं, ये हम सोशल साइकोलॉजी में पढ़ते हैं। उसके बाद हमारे पास आ जाता है एक्सपेरिमेंटल साइकोलॉजी। एक्सपेरिमेंटल साइकोलॉजी में हम रिसर्च देखते हैं कि साइकोलॉजी जो है वो एक्सपेरिमेंटल लैब्स में या एक्सपेरिमेंटल सेटिंग्स में कैसे वर्क करती है। बेसिकली जो साइकोलॉजिकल रिसर्चर्स होते हैं या जो न्यू बिहेवियर्स को एनालाइज करते हैं, तो वो पहले एनिमल बिहेवियर देखते हैं। रैट्स में मोस्टली किए जाते हैं एक्सपेरिमेंट्स, क्योंकि कहा यह जाता है कि रैट्स जो है वो उनका बिहेवियर बहुत सिमिलर होता है ह्यूमन से, तो वो पहले उन पर टेस्टिंग की जाती है और उसके बाद विद द एप्लीकेशन ऑफ एथिक्स, यानी वो प्रिंसिपल्स जो कि एक स्टैंडर्ड प्रोसीजर्स होते हैं, उनकी मदद से वो बिहेवियर ह्यूमंस में भी एनालाइज किया जाता है और उसको हम एक्सपेरिमेंटल साइकोलॉजी में देखते हैं। डेवलपमेंटल साइकोलॉजी आती है उसके बाद। डेवलपमेंटल साइकोलॉजी ये होती है कि हम उसमें ये देखते हैं कि एक इंडिविजुअल जो है वो अक्रॉस द लाइफ स्पैन कैसे वर्क करता है, फ्रॉम कंसेप्शन टू डेथ। इसमें डिफरेंट स्टेजेस आ जाती हैं। एक छोटा बच्चा जो है वो इन्फेंसी की स्टेज में होता है, फिर वो किड की स्टेज में चला जाता है, वो टॉडलर होता है, फिर वो एडल्ट जो हो जाता है, फिर वो यंग हो जाता है, फिर वो मिडिल एज में चला जाता है, फिर वो ओल्ड एज में चला जाता है। तो इस सारे प्रोसीजर में जो उसमें साइकोलॉजिकल चेंजेस आती हैं या जो उसकी फिजिकल चेंजेस की बेस पे जैसे उसका माइंड एक्ट करता है, तो ये हम डेवलपमेंटल साइकोलॉजी में पढ़ते हैं। नंबर 7 पे आ जाता है एनवायरमेंटल साइकोलॉजी। एनवायरमेंटल साइकोलॉजी में हम ये देखते हैं कि एनवायरमेंटल फैक्टर्स जो है वो ह्यूमन बिहेवियर को कैसे डिटर्मिन कर रहे हैं या उस पर किस तरह से असर कर रहे हैं, किस तरह से अफेक्ट कर रहे हैं। एनवायरमेंटल साइकोलॉजी में हम देखते हैं कि आप रिसेंटली जैसे आपने देखा है कि कुछ अरसे से एनवायरनमेंट में बहुत ज़्यादा स्मॉग होती है और पोल्यूशन बहुत ज़्यादा हो गई है ऑल ओवर द वर्ल्ड। तो हम इस तरह के फिनोमिनाज एनवायरमेंटल में स्टडी कर सकते हैं कि हम देखते हैं कि जो नेचुरल कैलेमिटीज़ होती हैं वो इंसान के टेम्परामेंट पे, बिहेवियर पे कैसे असरअंदाज होती हैं, यानी एनीथिंग दैट इज़ रिलेटेड टू एनवायरनमेंट इंक्लूड्स इन द एनवायरमेंटल साइकोलॉजी। उसके बाद हम फोरेंसिक साइकोलॉजी में आते हैं। फोरेंसिक साइकोलॉजी क्या होती है? साइकोलॉजी की वो ब्रांच होती है जो कि लॉ में और कोर्ट्स में अप्लाई होती है। फोरेंसिक जैसे कि कहते हैं कि कोर्ट ऑफ लॉ को,
तो फोरेंसिक साइकोलॉजी में हम ये देखते हैं कि जो क्रिमिनल्स होते हैं उनको किस तरह से आइडेंटिफाई किया जाता है, उनको किस तरह से ट्रीट किया जाता है, उनका क्या पेनल्टी प्रोसीजर होता है, तो हम ये चीज़ें जो है वो फोरेंसिक साइकोलॉजी में देखते हैं। फोरेंसिक साइकोलॉजिस्ट जो है वो ऐसी सेटिंग्स में काम करते हैं जो प्रिजन्स इन्वॉल्व हो रहे होते हैं वहाँ पे, या प्रिजनर्स होते हैं, या जिनको डेथ पेनल्टीज़ मिली हुई होती हैं, डेथ सेंटेंसेस होते हैं, तो फोरेंसिक साइकोलॉजिस्ट ऐसे लोगों को डील करते हैं। उसके बाद आईओ साइकोलॉजी की बात आ जाती है, जिसको हम कहते हैं इंडस्ट्रियल ऑर्गेनाइजेशनल साइकोलॉजी। ये जो है ऑर्गेनाइजेशंस में और इंडस्ट्रीज़ में वर्क करती है। आईओ साइकोलॉजिस्ट जो हैं वो डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशंस में रिक्रूटमेंट्स करते हैं, डिफरेंट हायरिंग्स करते हैं डिफरेंट लेवल्स पे जाके और वो ये डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशंस के साथ जाके काम करते हैं और वो ये देखते हैं कि इंडिविजुअल्स जो हैं वो उनको किस तरह से रिक्रूट करना है, किस तरह से उनसे काम लेना है, किस तरह से नहीं लेना। ठीक है जी। उसके बाद पर्सनैलिटी साइकोलॉजी आती है। पर्सनैलिटी साइकोलॉजी में हम ये देखते हैं कि एक बंदा जो है वो क्या उसके फैक्टर्स हैं जो मिलके उसकी एक एज अ होल उसके पर्सनैलिटी को बना रहे हैं, और उसकी पर्सनैलिटी फैक्टर्स जो है वो दूसरे के पर्सनैलिटी फैक्टर्स को किस तरह से अफेक्ट कर रहे हैं, एक इंसान का बिहेवियर दूसरे इंसान की पर्सनैलिटी पे कैसे अफेक्ट हो रहा है। थैंक यू।